Good morning, students. Class 11. Welcome in class. And as you all know that we are discussing our second chapter of rights in Indian Constitution. So today we discuss all the rights and we thoroughly. ठीक है? The we are very much aware that you all are know that Indian Constitution gives us 6 fundamental rights, but today we explain it thoroughly and we widely discuss these things. ठीक है? So and we also discuss in which articles these are given in Indian Constitution, because these are very important thing for competitive point of view as well as in your board examination point of view. The Constitution has rights that would especially protect and called the fundamental rights. Part 3. Note this. Part 3. In which part of Indian Constitution these rights are given? It is Part 3. ये भी आपको लर्न होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की. Part 3 of the Constitution from 12 to 13 deals with the fundamental rights. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, जब हम लोग टूर पर गए थे और वहाँ हम लोग ने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देखी थी किस तरह होती है. तो ये एक बुक है पूरी और जिसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं. ठीक है, अलग अलग उसमें है ना, जैसे आपकी बुक होती है इस तरह हर उसको फ्रंट पर इसके जो है वो बना होता है कि किस पेज पर क्या चीज़ें गिवन है. ठीक है, तो आर्टिकल पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 12 to 13 डील्स विद द फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो ये जो 12 and 13 में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है. इट मीन्स देखो स्टार्टिंग में ही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना और स्टार्टिंग में ही इसको लिया. द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन. देखो मैंने अभी आपसे बोला कि ये वर्ड फंडामेंटल से ही आप समझ सकते हो कि किस तरह से वो इतने इम्पोर्टेंट हैं और तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उनको एक अलग से सेपरेट लिस्ट बनाई उनकी और उनको प्रोटेक्शन उनके प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेशल वो किया. ठीक है, while ordinary legal rights are protected and enforce the ordinary law, fundamental rights protected and guaranteed by the constitution. देखो जो हमारे दूसरे लीगल राइट्स हैं वो सिर्फ हम कोर्ट से कर सकते हैं, बट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. Ordinary rights may only be changed by the amending the constitution itself. Government cannot violate them. ठीक है, ऑर्डिनरी जो राइट्स होते हैं उनको हम लोग अपने लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा में आपको पता है कि किस तरह से चेंज होते हैं, है ना. तो ये वो नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. तो इट मीन्स जो मेजोरिटी के अगर साइन हो जाते हैं तो हम किसी जो हमारे ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, बट ये राइट्स हमारे चेंज नहीं होते. तो बेटा ये हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर क्वेश्चन रेडी करिए तो आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे इस पर कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, judiciary has powers and responsibility to protect the fundamental rights from the violation action of government. ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर. 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, है ना. कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव
action can be declared illegal on by judiciary. These violate the fundamental rights. अगर आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इनको इलीगल कर देगी। ठीक है, ये हमारे जो राइट्स हैं इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं और जो हमें पूरी जो है क्या मिलेगी, जस्टिस मिलेगा। ठीक है, हाउएवर मतलब सुनते ही केस फंडामेंटल राइट अगर आपने प्रूव कर दिया कि मेरा वायलेशन हो रहा है तो क्या होगा, जस्टिस मिल जाएगा। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। ये पूरे हमारे अगर हम कहें कि इसको मिलते ही हमें सब कुछ मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बेटा देखो इसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि इमरजेंसी लगती है उस टाइम हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो टेकन हो जाते हैं, है ना, हमारे जो है वो वायलेट होते हैं उस टाइम 6 मंथ के लिए। और ऐसे ही फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अब्यूज़ करने लगोगे या किसी को टॉर्चर करोगे, इसका मतलब नहीं है फ्री। योर फ्रीडम इज स्टिल फ्रीडम, देन यू आर नॉट वायलेटेड द अनदर पर्सन फ्रीडम। आपकी आज़ादी उस टाइम तक आज़ादी है जब तक आप दूसरे की आज़ादी को उससे ख़त्म नहीं करते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके भी कुछ लिमिटेशंस होती है। नाउ वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें हम सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थ्रू आर्टिकल्स हम इसमें रीड करेंगे। राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहले है हमारा राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 to 18, 14, 15, 16, 17, 18, इनमें हमारा जो है इन आर्टिकल में हमारा राइट टू इक्वलिटी जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो डिस्कस किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और पीपल ऑफ बर्थ, इसमें रोक लगा दी गई है कि इन किसी भी बेस पर हमारे संग जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वल एक्सेस ऑफ शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बिल्डिंग, घाट्स, रोड्स वगैरह, हम कहीं पर भी हमारे संग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, पब्लिक और प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपके संग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जॉब्स के रिगार्डिंग, ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऑब्लिगेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है, ये कौन से, उसमें आर्टिकल 17 में। ऑब्लिगेशन ऑफ टाइटल्स, और जो बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस वी आर गॉटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटल्स फ्रॉम द imperial गवर्नमेंट लाइक सर, है ना, and these are not given by the now these all titles are banned. Okay, next, right to freedom. Right to freedom is also a very important in our fundamental rights. It is also called the cluster of all the rights, so many rights, and became a freedom of right to freedom which are given our constitution. It ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन वी से दैट द राइट टू फ्रीडम इज अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स। सो वी डिस्कस वन बाय वन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वी कैन as a democratic country we are free to express our views in a peaceful manner, assemble peacefully, we can do meetings, public rallies in a peaceful manner
without hurting to another. From association union, form associations and unions. In India, we are free to form our unions like student unions, है ना, बिजनेस यूनियन, एंड आपके डॉक्टर्स यूनियन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एज वेल एज योर लॉयर्स यूनियन. तो हम अपने यहाँ पर हम फ्री हैं अपनी एसोसिएशन बनाने के लिए. मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. वी कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया without taking any special move freely throughout the territory of India. We have no need to any special permission to move any part of India, reside and settle in any part of India. As an Indian citizen, we can settle in any part of India without taking any permission. Practice any profession or carry an occupation, trade and business. हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. इसके लिए हमें कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है. रिस्पेक्ट और Convention Article 20. Right to life and liberty Article 20. Life to and liberty हमें अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का और आज़ादी से रहने की परमिशन देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21. राइट टू एजुकेशन, राइट ये है 21A. ठीक है, ये आपको एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन मतलब 14 ये बाद में किया इसलिए इसको इसके अंदर ऐड कर दिया गया. राइट टू एजुकेशन, इट इज़ कंपल्सरी टू फॉर द एज ऑफ 14 ईयर. इट इज़ अ इम्पोर्टेंट एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज अ इंडियन सिटीजन. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केस आर्टिकल 22. अगर हमें कोई किसी केस के अंदर डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो हमें अपने प्रोटेक्शन की पूरी फ्रीडम है उसके अंदर. ठीक है, तो दीज ऑल राइट्स आर इंक्लूड इन राइट टू फ्रीडम. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, प्रोविजन ऑफ टैरिफिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर. ठीक है, एक्सप्लोट कैसे होते थे हमारे पहले? तो बेटा जो पहले आदमी है ना, slaves, ये not only in India, all over the world this tradition is carry on. In French Revolution you also read the human trafficking, है ना. So in India after independence, when we made our constitution, Indian constitution ban on the human trafficking. Provision of employment children in the hazard jobs article 24. ये 23 एंड 24 के अंदर है. राइट अगेंस्ट, इसमें क्या है? पहला तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया गया है, और दूसरा क्या है कि अंडर द एज ऑफ 14 किसी भी बच्चे के से काम करवाना किसी भी मतलब डेंजरस प्लेसेस पे ये बैन है. अगर आप ऐसा करते पाए जाते हो तो आपको क्या होगा? आपके अगेंस्ट क्या होगा? वहाँ आपके अगेंस्ट लीगल होगा, वारंट होगा. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28. India is a secular country. We all aware about this, and this is also in our preamble. Right to practice and propagation of religion article 25. ठीक है, हमें कोई भी धर्म को प्रैक्टिस करने का हमारा जो है देता है. जैसे बेटा इन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस्लाम पब्लिकली, सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर इस्लाम, एंड ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी जो है, श्रीलंका में बुद्धिज़्म जो है वो वहाँ का नेशनल रिलीजन है. बट इंडिया के अंदर नेशनल रिलीजन कोई नहीं है. एवरी पर्सन इज़ free to practice their own religion. Freedom of
मैनेज रिलीजियन अफेयर, ठीक है, वो अपने कुछ भी काम जो है रिलीजन से रिलेटेड कर सकते हैं। फ्रीडम टू पे टैक्स टू प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, क्या किसी भी आप धर्म के लिए वहाँ पर पैसे दे सकते हो, टैक्सेस दे सकते हो। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजन इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को में आप धर्म की शिक्षा जो है वो ले सकते हो। देखो मदरसे होते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो किसी के भी अंदर आप इसमें वो कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेटा हमारा राइट to constitutional remedies. This is also a very important right. Right to constitutional remedies is the heart and soul of Indian Constitution to protect the rest fundamental rights of citizens under the articles right against constitutional remedies. It is given in part of 2032 to 226. It is a heart and soul of Indian Constitution because the rest of the fundamental rights of the citizen under Article 32 and 226 that write certain various rates and issued by the Supreme Court and High Court from time to time. So the writs of habeas corpus. The court order to arrest person should be presented before it. The court can order to set free to arrest person if the grounds of arrest are अनलॉफुल, ठीक है। पहला तो एक ये है आपका कि किसी को भी अगर अरेस्ट करते हो तो अगर कोर्ट के सामने उसको विद इन 24 आवर्स आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा, और अगर कोर्ट ऐसा मानता है कि ये अनलॉफुल है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मंडेमस, व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट परफॉर्मिंग लीगल ड्यूटी thereby the infringing the rights of individual। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिसबिहेव करता है इन लॉ नॉट डूइंग देयर लॉफुल मैनर, देन कोर्ट act on this prohibition. It is issued by the higher court to a lower court on considering a case to ground beyond the jurisdiction. High Court order to stop the proceeding the certain case, ठीक है। हाई कोर्ट ने ये हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर देता है और उन केसेस को ख़त्म करने के लिए सलाह देता है। इन्हें कैटेगरीज, the court ordered the lower court to another authority to transfer a matter pending before the higher authorities or court, और वो अपने लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर देते हैं कि वो जाकर अपने जो को है उनको आगे प्रमोट करें केसेस को। नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द directive principles। बेटा this is also a very important topic। the fundamental rights are guaranteed to individual but the directive principles are instructed to the state, ठीक है बेटा। अब पहला ही तो इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिए जाते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट्स के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट्स के लिए हैं ये,
है ना। नंबर सेकेंड, द फंडामेंटल राइट्स आर justable means in case of their violation it can challenge either in high court or supreme court that bear a duty of safeguard the right। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और उनकी सेफ गार्ड करना ये ड्यूटी है किसकी, हमारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट जस्टेबल, these are only remind to central and state government about their duty। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनके अगेंस्ट जो आपका लीगल जो आपका वो होगी ना एक्टिविटी, वो कोर्ट नहीं करेगा, बट टाइम टू टाइम ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को वो क्या करते रहते हैं, वो रिमाइंडर देते रहते हैं कि दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज ऑल्सो योर ड्यूटी, बट दीज आर नॉट पनिशेबल। Fundamental rights are directly concerned with each and every individual, whereas directive principles and state policies are directly concerned with the state only, where the state is expected to implement is also to achieve a goal of welfare state। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डायरेक्टली उसका कंसर्न जो होता है इंडिविजुअल के साथ होता है, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं इनका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इसका होता है जो कंसर्न होता है। और पब्लिक ये होप रखती है कि इन गोल्स को वेलफेयर के लिए स्टेट्स को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट, fundamental rights may be suspended during the case of emergency by the president। so देखो मैंने अभी आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि सिर्फ 6 मंथ के लिए इमरजेंसी पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो कैबिनेट एंड हमारे लोअर लेजिस्लेचर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनके ओपिनियन पर वो क्या कर सकते हैं, उसको 6 मंथ मतलब इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द केस ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारे उसमें दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्टिल वो कर सकते हैं। क्या होती है ये इमरजेंसी, जैसे कि हमारा वॉर पीरियड, इन डिजास्टर पीरियड, इन कोई नेचुरल डिजास्टर और एनी एपिडेमिक जो पीरियड्स होते हैं उनमें आप जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन, हमारे प्रेसिडेंट। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग दीज सर्कमस्टेंसेस। बट जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको इस पीरियड में भी हम सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम तो और ज़्यादा जो है हमारे जुडिशरी है वो और ज़्यादा अलर्ट करती है किनको, हमारी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कि यू शुड डू दिस फॉर योर सिटीजन्स। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट कंसर्न with the overall development of individual। फंडामेंटल जो राइट होते हैं उनका कंसर्न ओवरऑल डेवलपमेंट से होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसर्न विद सोसाइटी एज द होल which have been mentioned in Article 38 to create a society by the state where all enjoy the social justice। बेटा ये मैंने बताया कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो क्या है, वो आपको क्या है, वो किस लिए कहा गया है कि
ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो इंडिविजुअल के लिए। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है उनका कंसर्न किससे होता है, होल सोसाइटी के लिए होता है। दे वांट अ society in which all the society members enjoy social and economic justice। ठीक है, so that's why this is the duty of our government कि वो हमारे इनको प्रोटेक्ट करे। और इसीलिए इतना इसको यूज़फुल माना गया, इतना इसको इम्पोर्टेंट माना गया, इतना इसको इम्पोर्टेंट माना गया कि इसको जो है हम जो है आगे करेंगे। नाउ नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेल्सन मंडेला वॉज रूल्ड फॉर sent to present to white South African government. You all aware in previous classes, you all aware about the name of Nelson Mandela. It was the hero of South Africa, है ना। He was the leader of freedom movement of South Africa. Nelson Mandela was sent to present to white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। उनके साथ 7 और लीडर्स को भी आजीवन कारावास, कहते हो ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, मतलब जब तक जिंदा रहोगे जेल में रहोगे। कब? 1964 फॉर द opposing the apartheid remains in his code. He spent his next 20 years in South Africa most dangerous and lonely place, Robben Island। उन्होंने अपने नेक्स्ट 28 ईयर्स आइलैंड, सबसे डरावने आइलैंड पर अफ्रीका के स्पेंड किए। स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। It was a racial discrimination unique of साउथ अफ्रीका। ये सिर्फ दुनिया में अलग तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन था जहाँ पर कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन। द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियन थे, ठीक है बेटा, उन्होंने इसको इम्पोज किया साउथ अफ्रीका के ऊपर। During the 7th and 18th century, the trading companies from the Europe occupied the armed force as they occupied India. Like India, South Africa was also the colony of the European powers। जैसे कि वो वहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए, इंडिया के अंदर आए, और फिर उन्होंने आर्म फोर्सेस के थ्रू इंडिया को पॉलिटिकल डोमिनेंस यहाँ पर गेन कर ली। इसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर कर ली। But the large number of whites had settled in South Africa and became the local ruler। पर इंडिया में बेटा, इंडिया और अफ्रीका में चेंजेस ये था कि इंडिया के अंदर उनकी नंबर्स, वो पॉपुलेशन उनकी वाइट्स की कम थी, जबकि वो वहाँ पर बहुत क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में वहाँ पर परमानेंट सेटल हो गए। कौन? यूरोपियन वाइट्स। द नेटिव पीपल साउथ अफ्रीका आर ब्रेक द ब्लैक इन कलर। वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे थे? वहाँ के नेटिव लोकल लोग जो थे काले। दे आर 3/4 इन अ पॉपुलेशन। उनकी आबादी कितनी थी? 3/4। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड द नॉन वाइट्स एज अ इंफीरियर। वो उनको कैसे इंफीरियर ट्रीट करते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। उन्हें वोटिंग राइट भी नहीं था। ये मैं इतनी जल्दी जल्दी आपको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये आपने सब 9th क्लास में पूरा पढ़ा है, और एक ये जनरल थिंग है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। नॉट लिव इन अ वाइट एरिया। उनको, दे आर नॉट अलाउड टू लिव इन अ वाइट एरिया, मतलब रहने का भी जो है उनके अलग अलग कॉलोनीज होती थी। पब्लिक प्लेस दे आर नॉट अलाउड। उनको पब्लिक प्लेस लाइक होटल्स, स्कूल, स्विमिंग पूल्स, है ना, and worship place, churches, they are all are separated. Roads are also, bus, train, they are also separated from blacks. Blacks could not form association। ये भी एक राइट होता है।
और उनको कोई भी मतलब अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करने के लिए वो अपनी एसोसिएशन भी क्रिएट नहीं कर सकते थे। दोज हुज प्रोटेस्टेड वर किल्ड और सेंट टू जेल। अगर कोई इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था तो या तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था या उसको जेल भेज दिया जाता था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल पॉलिसीज। क्या हुआ? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने इसके अगेंस्ट जो है अपना प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया। सेवरल कंट्रीज क्रिटिसाइज दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे कंट्री साउथ अफ्रीका के साथ खड़े हुए। बच्चों, बहुत टाइम तक जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम है उसके ऊपर बैन कर दिया गया था। कोई भी कंट्री जो भी थी वो इनके साथ मैच नहीं खेलती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पिरिट थी कंट्री की वो कैसी थी, वो क्या थी, उनकी प्लेइंग स्पिरिट्स नहीं थी। बट द वाइट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट रूल बाय द टॉर्चिंग और किलिंग थाउजेंड ऑफ पीपल। पर जो उनकी पॉलिसीज थी वाइट्स की, उन्होंने क्या करा कि उनको टॉर्चर किया एंड किल करा। आफ्टर दैट दे मेड देयर own constitution, and that we already discussed in a previous period how they got the fundamental rights, and in 1994 they got their own constitution and became a independent and democratic country. Have a nice day. Thank you.